हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला क्लास 12 आर्ट्स का जो है होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसका जो है हम लोग टॉप VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और वो आर्ट्स से है और उनका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो वो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, अच्छे से कवर कर लीजिएगा एंड तक। और हर एक क्वेश्चन आप लोग को जो है आप लोग को याद करते चलना है। जो जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आज जो है लगभग 58 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल में न्यू आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। जो गला है उसमें जो ग्रंथि पाई जाती है वो आपका कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, तो आप लोग को बता दें कि जो गला होते हैं, गले में जो ग्रंथि पाई जाती है वो आपका थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है? तो आप लोग को पता ही होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद करते चलना है दोस्तों, बहुत VBI ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? महिलाओं में जो ओविडक्ट अंडाशय जो होती है वो आपका कितने होते हैं? तो आप लोग को बता दें कि महिलाओं में यानी फीमेल में जो अंडाशय होती है वो आपका 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्या है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? यानी जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, उसमें से जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन नहीं है? तो आप लोग को बता दें, क्या वो शुक्रवाहिका स्पर्मेटिड्स वो जो है आपका मादा प्रजनन प्रणाली का भाग है? नहीं है। स्पर्मेटिड शुक्रवाहिका जो होती है वो आपका यानी पुरुषों में पाई जाने वाली जो है भाग है। ठीक है दोस्तों, और गर्भाशय जो है गर्भाशय मादा में पाई जाती है। डिंब वाहिनी जो है वो आपका मादा में पाई जाती है। अंडाशय भी मादा में पाई जाती है। आप लोग यहाँ लॉजिक से भी समझ सकते हैं। शुक्र शुक्र मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म स्पर्म को जो है यानी स्थानांतरित करने वाला। ठीक है, स्पर्मेटिड जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी को हम लोग हिंदी में शुक्रवाहिका बोलते हैं। याद रखना है। और शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है? स्पर्म का जब बात आए तो स्पर्म यानी शुक्रवाहिका शुक्राणु कुछ भी आए तो वो जो किस में पाई जाती है? वो तो आपका पुरुषों में पाई जाती है ना। तो यहाँ से लॉजिक से आप लोग समझ सकते हैं। तो भाग नहीं है तो वो भाग किसका नहीं होगा? तो शुक्रवाहिका नहीं है ना, मादा प्रजनन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? गर्भावस्था का जो है यानी जो गर्भ अवस्था होती है उसका जो पहला लक्षण होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि उनका जो पहला लक्षण होता है ना वो मेंस्ट्रुअल सर्कल का बंद हो जाना। ठीक है दोस्तों, यानी मासिक धर्म का बंद हो जाना, वही जो है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है। समझे? यानी अब जैसे गर्भावस्था होती है यानी कोई भी फीमेल जो है वो आपको प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो पहला लक्षण जो प्रथम लक्षण होता है, फर्स्ट लक्षण, तो वो आपका होता है क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जो है बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? एक जो है प्रेग्नेंट फीमेल है उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, या व्यायाम मतलब क्या? एक्सरसाइज। तो यानी सबसे बेहतर जो है एक्सरसाइज एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा होता है? क्या वो दौड़ना होता है, कूदना होता है, नाचना होता है, या फिर टहलना होता है? तो ये तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि एक गर्भवती स्त्री के लिए जो है यानी सर्वश्रेष्ठ व्यायाम जो होती है वो आपका टहलना होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी स्त्री अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनको टहलने के लिए बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा। आप लोग को पता ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि प्रसवोपरांत देखभाल यानी प्रसव के उपरांत, प्रसव जो होती है उसके उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? जब प्रसव में हो जाती है उसके उपरांत जो है देखभाल के लिए किसकी हम लोग देखभाल करते हैं? क्या वो माँ की करते हैं, शिशु मतलब बच्चे की करते हैं, या फिर दोनों की करते हैं, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो आप लोग को बता दें
कि माँ और शिशु दोनों का करते हैं। प्रसव हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद देखभाल हम लोग किसका करेंगे, माँ और शिशु दोनों का करेंगे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को पता ही होगा, यानी होम साइंस का मतलब है क्या है कि होम साइंस, होम्स मतलब क्या, गृह विज्ञान, यानी घर के बातों को जो है यहाँ पर बताया गया है। तो घर के बातों को आप लोग को तो बहुत स्टूडेंट को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 8 नंबर की मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। मासिक धर्म चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो जो है कितने दिनों के अंतर्गत आता है। क्या वो 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, या फिर आपका 30 दिन। तो ये भी जो है हर स्टूडेंट को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म चक्र होती है वो आपका जो होती है ना 28 डेज के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है, ये भी याद रखना है, ये भी पूछे गए हैं कि 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है और 28 दिन में जो है आपका मासिक धर्म होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपका क्या है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। देखिए, फीमेल में जब गर्भावस्था होती है उसके दौरान जो ब्लड होती है, ब्लड में जो है कौन सा तत्व की कमी हो जाती है। क्या वो थायमिन तत्व है, कैल्शियम तत्व है, या फिर मायोसिन तत्व है, कैलोरी तत्व है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2024 में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो रक्त में जो कमी हो जाती है वो आपका कैल्शियम की कमी हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है आप लोग आंसर देते रहें, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लोग जो है क्लास में फोकस करें दोस्तों, और ज़्यादा चैट में जो है आप लोग बातें ना करें। ठीक है, देखिए 10 नंबर आपका क्या है कि नर में शुक्राणु, जो नर में यानी मेल में जो स्पर्म होती है किस नलिका में स्थित होती है। आप लोग को पता होगा, जो यानी मेल है, ठीक है दोस्तों, बॉयज जो है उनको ज़्यादा पता होगा कि नर में यानी मेल में जो शुक्राणु होती है वो किस नलिका में स्थित होती है। तो आप लोग को बता दें कि नर में जो शुक्राणु होती है वो आपका जो है शुक्रवाहिका नलिका में यानी शुक्राणु जो है उपस्थित होता है। याद रहेगा, नर में जो मेल में जो है शुक्राणु जो है आपका शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार मानव शरीर जो है ह्यूमन बॉडी, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ह्यूमन बॉडी, उसका जो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट जो ग्रंथि है वो आपका कौन सा होता है। तो आप लोग को बता दें कि जो यकृत होता है, हार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका यकृत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं ना। ठीक है, लीवर बोलते हैं। लीवर जो है वो आपका क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। देखिए, हार्मोनल जो असंतुलन हो जाता है, हार्मोन जो होता है उसका जो असंतुलन यानी संतुलित नहीं रहता है, उसका जो सामान्य लक्षण है यानी जनरल जो कैटेगरी यानी लक्षण जो है वो क्या हो जाता है। तो आप लोग को बता दें उनका जो लक्षण हो जाता है ना वो जो है यानी इनमें से सभी होगा। पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, तीनों हो जाता है। याद रहेगा, हार्मोनल जब असंतुलित हो जाता है तो उसका सामान्य लक्षण जनरल जो लक्षण हो जाता है वो उसका जो लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि हो जाता है, घबराहट और चिड़चिड़ाहट हो जाता है और अनिद्रा हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग को बहुत स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता है, हर स्टूडेंट को पता होगा कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों के अंतर्गत होता है। यानी जो प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके जो है कितने दिनों के अंतर्गत, माह में तो आप लोग को पता है कि 9 मंथ यानी 9 माह के अंतर्गत जो है आपका शिशु का विकास हो जाता है। उसके बाद जो है उसको दिन में बोला है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया, दिनों में, कितने दिनों में। तो आप लोग यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, एक माह में 30 दिन माना जाता है तो 9 × 30 कितना हो जाएगा, 270 यानी 270 दिनों के अंतर्गत गर्भ में शिशु का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, आपका 460 दिन। तो आप लोग देखिए
किसी का जरूरी नहीं है कि 9 मंथ में ही हो जाता है, किसी का 10 दिन आगे हो जाता है, किसी का 10 दिन पीछे हो जाता है, किसी का 5 दिन आगे हो जाता है, या फिर किसी का 5 दिन पहले हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसीलिए उसको जो है मैक्सिमम के रूप में माना गया है, तो 280 माना गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर देखिएगा कि 270 से 290 के बीच आप लोग को यानी ऑप्शन रहेगा, तो उसके अंतर्गत आप लोग को लगा देना है। तो गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों के अंतर्गत आता है, तो यहाँ 280 दिन दिया हुआ है, तो 280 दिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। देखिए कि जो गर्भ अवस्था की अवस्था कौन नहीं होता, क्या वो शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंड अवस्था, या फिर भ्रूण अवस्था। तो आप लोग को बता दें कि जो गर्भावस्था की अवस्था नहीं होती वो आपका शैश अवस्था नहीं होती। शैश अवस्था जो है वो आपका गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। देखिए गर्भ अवस्था की जो सबसे कठिनाई होती है वो आपका क्या होती है, क्या गर्भपात होती है, अपरिपक्व जन्म हो जाती है, या फिर आपका गर्भकालीन विषाक्तता हो जाती है, या फिर इनमें से सभी हो जाती है। तो आप लोग को बता दें कि गर्भावस्था की जो कठिनाई होती है ना, ये आपका गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता तीनों होती है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम लोग गर्भ गर्भ यानी गर्भावस्था होता है, तब उनमें जो कठिनाई होती है ना, वो आपका गर्भपात, अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता तीनों से कठिनाई बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसवोत्तर अवधि है यानी प्रसव जो होती है उनका जो अवधि है क्या होती है। तो आप लोग को बता दें कि प्रसवोत्तर अवधि जो होती है वो आपका प्रसव से 45 दिनों तक होता है। ये याद रहेगा कि प्रसवोत्तर जो होती है वो आपका कितने दिनों के अंतर्गत होती है, तो प्रसव से 45 दिनों तक होती है। याद रखना है, उसी को हम लोग प्रसवोत्तर कहते हैं। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव में दे दे कि प्रसवोत्तर अवधि क्या होता है, इन्हें समझाएं, तो आप लोग को लिख देना है कि जब प्रसव हो जाता है, प्रसव होने के दौरान उनके 45 दिनों तक जो है ये अवधि चलते रहता है, जिसे हम लोग प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। निषेचित जो डिंब होती है यानी डिंब किसको बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं, अंडाणु को बोलते हैं, यानी निषेचित अंडाणु का विकास कहाँ होता है। क्या वो गर्भाशय में होगा, अंडाशय में होगा, शुक्राशय में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निषेचित डिंब का जो विकास होता है वो आपका गर्भाशय में होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होता, क्या गर्भाशय में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, गर्भावस्था जब होती है उसमें क्या वो पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, या फिर गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, या फिर शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग तो यहाँ पर अपने से दिमाग से लगा सकते हैं कि क्या वो गर्भावस्था होगा तो उसमें शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करेगा, करेगा दोस्तों। या फिर गर्भावस्था हो ना हो लेकिन लोग क्या शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करता है, नहीं करता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत कोई करते हैं, उनका अलग बात है, लेकिन यहाँ गर्भावस्था के बारे में बात हो रही है, तो गर्भावस्था में थोड़े शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करेगा, जिससे गर्भावस्था को अच्छा करेगा। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, अधिक से अधिक पानी जो है पीना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टहलना चाहिए, ठीक है। ये होता है, थोड़े कि शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करेगा। यहाँ आप लोग जो है यानी दिमाग से लगा सकते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर आपका क्या है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। देखिए समझने वाले क्वेश्चन है कि माँ जो होती है उनका जो पहला दूध होती है वो जो होती है वो आपका क्या कहलाती है। तो ये हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि माँ के अंदर जो पहला दूध होती है वो जो कहलाती है वो आपका कोलेस्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, कोलेस्ट्रम कहलाती है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 20 नंबर कि निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि देखिए, ये सब क्वेश्चन जितने भी है ना आप लोग शायद 10th में पढ़े होंगे बायोलॉजी में। 10th में जो है ये सब पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 10th में अगर जो भी स्टूडेंट अच्छा से अगर बायोलॉजी को पढ़े हैं तो उनके लिए होम साइंस जो है ना बहुत ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए
निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि मास्टर ग्रंथि जो होती है वो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है? देखिए जो है यानी किस हार्मोन के कारण के स्राव होगा जिससे पुरुष जो है पुरुष तत्व का गुण आ जाता है। पुरुषत्व का गुण जो आ जाता है वो किसके कारण होता है? क्या वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन किसके कारण होगा? तो आप लोग को पता होगा कि वह यानी जो है आपका टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्या है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? देखिए जन्म से ही शिशु में जो होती है वो आपका किस संवेग का प्रदर्शन हो जाता है? क्या वो प्यार का हो जाता है, भय मतलब डर का हो जाता है, क्रोध मतलब गुस्सा का आ जाता है, या फिर नापसंद का आ जाता है? तो जब जन्म होते हैं उस समय जो शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होगा? तो ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है। थोड़े देखिए कि बच्चा को थोड़े कि आप डर खिला सकते हैं, या फिर गुस्सा दिखा सकते हैं, या फिर नापसंद कर सकते हैं। क्या कोई माँ अपने बच्चे को नापसंद कर सकते हैं? चाहे बच्चे कैसा भी हो नापसंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या उनको गुस्सा गुस्सा जो है गुस्सा दिखा सकते हैं? यानी जन्म से ही बोला है, जन्म से ही उनको गुस्सा दिखा सकते हैं या फिर डर खिला सकते हैं? नहीं, उनको हम लोग प्यार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चे कैसा भी हो, कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, उन्हें हमेशा ही प्यार देते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी माँ होती है ना, वो जब दूध पिलाती है बच्चों को तो 6 महीने में जो है प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? प्रोटीन जो दिया जाता है तो कितना अतिरिक्त, क्या वो 10 ग्राम देना चाहिए, 15 ग्राम देना चाहिए, 17 ग्राम देना चाहिए, या फिर 25 ग्राम देना चाहिए? तो आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर देते रहें, नहीं पता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि एक जो दूध पिलाने वाली माँ होती है ना, उनको 6 महीने प्रतिदिन जो है आहार में जो है 15 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 15 ग्राम प्रोटीन देंगे तभी जो है माँ भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और बच्चे को जो है बच्चे में जो है बीमारी का असर बचपन से ही नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है यानी एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो देखो माँ के जो स्तन से निकलती है दूध, पहला दूध, तो वो क्या कहलाता है? क्या वो विटामिन कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा, कैल्शियम कहलाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाएगा? तो ये तो आप लोग को पहले बताएं कि माँ के स्तन से या फिर एक जो है यानी शिशु देने वाली जो माँ होती है उनका उनका जो पहला दूध होती है, जो बच्चे को पहला दूध खिलाया जाता है, तो उन्हें जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेस्ट्रम कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? ज्ञानात्मक जो विकास होती है उसकी कितनी अवस्था है? VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होती है। तो ज्ञानात्मक की जो है आपका 4 अवस्था होती है। कितना होती है? 4 अवस्था होती है, याद रखना है। ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को किस आयु में पहला दांत निकलता है? मोस्ट VBI क्वेश्चन। जो एक बच्चा होती है उनमें जो है पहला दांत जो निकलता है वो किस यानी कितने दिन के अंतर्गत आता है? कितने दिन के अंतर्गत आता है वही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या वो 6 माह के अंतर्गत आएगा, 8 माह के अंतर्गत आएगा, 10 माह के अंतर्गत आएगा, या फिर 5 मास के अंतर्गत? यानी मास किसको, माह को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मास महीना यही सब जो है आपका यानी मंथली वही बोला गया कि बच्चा यानी किस आयु में जो है अपना पहला दांत निकालता है, तो बच्चे के अंदर जो है वो आपका 6 माह के अंदर पहला दांत निकलता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं तो उनके 6 महीने बाद उनका पहला दांत निकलता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। देखो शिशु को जो BCG का वैक्सीन दिया जाता है तो कब लगाया जाता है? BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं। तो BCG जो लगाया जाता है उससे जो है यानी बहुत सारे बीमारियों को
दूर किया जाता है, इसीलिए वो टीका लगाया जाता है यानी बच्चों को। और उनमें जो है पोलियो का बीमारी ना हो, ऐसे टीका जो है लगाते रहना चाहिए और लगाते भी हैं, यानी सरकार के द्वारा भी ये नियम है। ठीक है दोस्तों, तो शिशु को जो बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है तो वो कितने दिन के अंतर्गत लगाया जाता है, तो आप लोग को बता दें कि 4 माह, 5 माह, 3 माह या फिर 2 माह। तो आप लोग को पता होगा कि एक शिशु को जो है उनके जन्म के 3 माह बाद एक टीका लगाया जाता है, जिसे हम लोग बीसीजी वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। देखिए, बच्चे को जो पूरक आहार दिया जाता है तो वो कितने माह के बाद देना चाहिए? क्या वो 6 माह के बाद, 8 माह के बाद, 3 माह के बाद या फिर 9 माह के बाद? तो आप लोग को बता दें कि बच्चे को जो पूरक आहार, यानी पूरक मतलब क्या हो जाता है कि अच्छा आहार जो है कितने माह के बाद देना चाहिए, तो वो देना चाहिए आप लोग को 6 माह के अंतर्गत देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद करते चलिएगा दोस्तों, यानी याद नहीं होगा आप लोग 1 से 2 बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा, नहीं होगा आप लोग जो है फ्री में पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा हमसे कांटेक्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 29 नंबर क्या है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। देखिए ORS जो होती है ना, ORS आप लोग को पता ही होगा ORS क्या होता है। तो उसमें जो पेय बनाने के लिए जो किसके साथ मिलाना चाहिए, ORS जो पेय बनाएंगे मतलब घोलेंगे, तो उसको किसके साथ घोलेंगे? क्या वो दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ? कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि ORS जो होती है वो पेय बनाने के लिए हम लोग यानी यानी जो है आपका दूध, सूप, जूस ये सब किसी के साथ नहीं मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वो ORS में थोड़े दूध मिलाएंगे, सूप मिलाएंगे या फिर जूस मिलाएंगे, उसमें तो पानी मिला करके करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 30 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। देखिए 2 साल से लेके 6 साल के आयु को हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम लोग उसे शैश अवस्था कहते हैं या फिर बाल अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं या फिर प्रौढ़ावस्था कहते हैं? तो आप लोग को बता दें कि 2 साल से 6 साल के बीच के आयु को हम लोग बाल्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था कहते हैं। याद रखना है, 2 से 6 वर्ष के बीच के आयु को हम लोग क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है। देखिए औसत लंबाई मतलब क्या है कि एवरेज जो लेंथ है उसके बारे में पूछा गया है। भारतीय बच्चे, देखिए जन्म के समय जब भारतीय बच्चे होते हैं, इंडियन चाइल्ड जो होते हैं, इंडियन तो नहीं बोल सकते, भारतीय जो चाइल्ड होते हैं, वो उनका जो है एवरेज लंबाई, इंडियन इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इंडिया का नेम चेंज करके ओनली भारत बोल सकते हैं, इंडिया नहीं बोल सकते। ये भी ये बता दे रहे हैं कि ये यानी फिलहाल आप लोग का जो है हुआ है। तो देखिए जन्म के समय जो भारतीय बच्चे होते हैं, यानी भारतीय जो चाइल्ड होते हैं, उनकी जो एवरेज लंबाई होती है ना, तो वो आपका 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है। कैसे? जब भी यानी भारत में कहीं पर भी बच्चे होंगे ना, तो 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत ही उनकी लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, कभी नाप लीजिएगा आप लोग कि यानी कैसे नापेगा कि सर, यानी सालिक सर जो है बताए थे कि 50 सेंटीमीटर होता है बच्चे की औसत लंबाई। चलो एक बार इनका जो है बच्चा हुआ है, चलो नापते हैं कितना होता है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, एवरेज बताया गया है कि 50 सेंटीमीटर होता है और होता भी है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तभी तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सॉरी 32 नंबर, कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे एवं माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। देखिए 30 सितंबर 1993, ठीक है, उसके अनुसार जो है, उसके अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी जो होती है ना, आंगनबाड़ी में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, उनके योजना के अंतर्गत जो कितने करोड़ बच्चे हैं, कितने करोड़ बच्चे और माताएं जो है पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो पूरक पोषण कितने कर रहे थे? क्या 2 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 95 लाख या फिर 1 करोड़ 55 लाख या फिर 3 करोड़ 2 लाख? तो आप लोग को बता दें कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार जो है आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत जो है आपका यानी 1 करोड़ 95 लाख, यानी 1 करोड़ 95 लाख बच्चे और माताएं जो है पूरक पोषण प्रदान कर रहे थे। याद रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार। देखिए औसत लंबाई आप लोग को बता दिए, औसत लंबाई कितना होता है 50 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया है कि औसत भार, वजन, वजन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, औसत एवरेज, एवरेज जो वेट होती है वो आपका कितना होती है। तो जब जन्म हो जाती है और नवजात शिशु जो आते हैं ना, उनका जो एवरेज वजन होती है, एवरेज वेट जो होती है, वो आपका 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के अंतर्गत आता है। 2.5 kg टू 3.5 kg के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। औसत भार और औसत लंबाई में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यानी नवजात शिशु जन्म के समय में नवजात शिशु का औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर और औसत भार आपका 2.5 किलो से 3.5 किलो के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है। जब गर्भावस्था होता है तो ब्लड में जो है किस तत्व की कमी होती है। तो ब्लड के बारे में आप लोग को इससे पहले बताया, 2 या 3 नंबर में आप लोग को बताया कि गर्भ अवस्था में जो रक्त होती है उसमें जो है कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है। कौन सा तत्व की, कैल्शियम तत्व की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। जब पूरी तरह से गर्भावस्था हो जाती है तो गर्भवती महिला को जो है कितने मिलीग्राम लोहा को जो है शोषित करना जरूरी है। यानी शोषित करना जो है उनको कितना किलो मिलीग्राम के अंतर्गत जरूरी है। क्या वह 700 से 1000, 600 से 1000, 800 से 1000 या फिर 400 से 1000। तो आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा 700 से 1000 मिलीग्राम एक महिला, गर्भवती महिला को जो है लोहे को अवशोषित करना चाहिए। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है। देखिए शिशु जो बच्चे होते हैं उसका सबसे उपयुक्त आहार यानी अच्छा से अच्छा आहार जो होता है वो क्या हो जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा, एक बच्चे के लिए जो है उपयुक्त आहार, सबसे अच्छा आहार तो उनका माँ का दूध ही होगा ना यार। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी पाई जाती है तो वो प्रदान करते हैं किससे, रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई या फिर विसंक्रमण। तो राइट आंसर बता दें कि एक माँ के दूध में जो पाए जाने वाली एंटीबॉडीज होती है वो जो प्रदान करती है वो आपका रोग रोधन क्षमता प्रदान करती है, यानी रोगों से बचाती है। ठीक है, याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य जो प्रसव होता है यानी सामान्य प्रसव के समय में स्तनपान जो शुरू कर देना चाहिए वो कितना घंटा में, क्या आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में। प्रसव तो आप लोग को पता ही होगा कि एक सामान्य प्रसव में स्तनपान जो शुरू कर देना चाहिए ना, तो वो आपका जो है आधा घंटे के अंतर्गत कर देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। देखिए निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, यानी माता के जो दूध में जो जरूरी होती है, नवजात की जरूरत होती है, शिशु की जो जरूरत होती है, क्या वो शहद, ग्लूकोज या फिर ऑप्शन सी में पानी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें कि एक माता के दूध में जो नवजात को जरूरत होती है ना, तो वो आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, शहद, ग्लूकोज, पानी, किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है माँ के दूध में जो है किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ती है। माँ के दूध से ही बच्चे को जो है बहुत ही प्रॉफिट होती है, लाभ होती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि माता के दूध के साथ जो है बच्चों को और किस चीज की जरूरत होती है। तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, एक माँ का दूध में इतना जो है कैपेसिटी होती है कि बच्चे जो है यानी बच्चे जो है हेल्दी रह सकते हैं, उनका जो है वजन बढ़ सकते हैं और जो है वो अपने जो है रोग रोधन क्षमता उससे होती है, यानी उससे जो है रोग नहीं फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता का दूध, माता का दूध जो है क्या होता है। अब मिश्रित नहीं हो सकता है, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है या फिर हमेशा ताज़ा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि माता का दूध, एक माँ का दूध जो होता है वो हमेशा ताज़ा होगा कि नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, महिला जो प्रजनन तंत्र होता है तो वो क्या होता है।
तो महिला प्रजनन तंत्र जो होती है वो आपका क्या करती है, तो महिला प्रजनन तंत्र जो है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है कि नहीं। महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन तो करेगा ही, बच्चे को जन्म देता है, महिला ही जन्म देता है ना, थोड़ा ना कि पुरुष आकर के बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, पुरुषों का हेल्प है उसमें, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, महिला जो है बच्चे को महिला ही जन्म दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंडा उत्पन्न कौन करते हैं, महिला उत्पन्न करते हैं, ना कि मेल करते हैं। फिर मेल थोड़े, पुरुष थोड़े अंडा उत्पन्न करते हैं, अंडा उत्पन्न पुरुष करते हैं नहीं ना। अंडा जो उत्पन्न करते हैं कौन करते हैं, महिला करते हैं। तो वही पूछा गया है कि महिला प्रजनन तंत्र में क्या होता है। तो आप लोग लॉजिक से अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि सेक्स हार्मोन उत्पन्न बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। इनमें से कौन सा गलत है मासिक चक्र के लिए। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग जानते हैं, जिससे हम लोग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में जो है एमसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बता दे रहे हैं। तो उनके लिए जो है कौन सा गलत है, क्या खून का सामयिक बहाव है, या फिर हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, या फिर गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें कि देखिए इनमें से कौन गलत है, तो मासिक चक्र जो है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा बहुत कष्टदायक नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। देखिए कौन सा हार्मोन जो है, हार्मोन केवल महिला फीमेल में जो है प्रोड्यूस होता है, स्रावित होता है। क्या वो प्रोलेक्टिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, प्रेलिन हार्मोन, या फिर इंसुलिन हार्मोन। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि प्रेलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ महिला में जो है स्रावित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेलिन जो हार्मोन है सिर्फ और सिर्फ महिला में स्रावित होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। देखिए प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रसव उपरांत जो, प्रसव के उपरांत अवधि जो है गंभीर होती है, तो वो किसके लिए, माता के लिए, बच्चे के लिए, या फिर दोनों के लिए। माता के लिए, बच्चों के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर दोनों के लिए नहीं। तो आप लोग को बता दें कि प्रसव उपरांत जो अवधि होती है ना, वो गंभीर जो होती है वो आपका माता और बच्चा दोनों के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 क्या है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं होती है। तो आप लोग को बता दें कि इनमें से कौन प्रसव के उपरांत अवधि में जो है माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं होती। क्या स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, या फिर उत्तम पोषाहार। तो आप लोग को बता दें कि ये जो नहीं यूज किया जाता विश्राम और निद्रा। ठीक है दोस्तों, विश्राम और निद्रा जो है वो आपका प्रसव के उपरांत माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। देखिए इनमें से कौन जो है शुरू के दिनों में, स्टार्टिंग डेज जो होती है उसमें जो बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, क्या होता है, क्या बच्चे को गर्म रखना, गर्भ गर्भनाल की देखभाल, या फिर सिर्फ माँ का दूध देना, इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं कि एक जो शुरू के दिनों में बच्चों का देखभाल हम लोग करते हैं, तो वो आपका किस किस से करते हैं कि बच्चे को हम लोग गर्म रखना चाहते हैं। ठीक है, और उनका गर्भनाल जो होती है बच्चे का, उसको उसकी देखभाल करना चाहिए, और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ना कि किसी और अदर दूध पिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। देखिए एक जो बच्चे होते हैं उनको जो है 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका कौन सा नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिख के ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर नहीं दिए जाने वाला जो टीका है वो आपका, देखिए 24 घंटे के अंदर बीसीजी टीका दे सकते हैं। ठीक है, ओपी भी दे सकते हैं, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी टीका दे सकते हैं। और डीटीपी यानी डिप्थेरिया, टिटनस, पार्चुरियस, ये सब ये नहीं दे सकते हैं दोस्तों। डीटीपी आप लोग नहीं दे सकते हैं। डिप्थीरिया, टिटेनस और पार्चुरियस
थोड़े आप लोग दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर, बच्चे जन्म लिया 24 घंटे के अंदर आप लोग डीटीपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हाँ, हेपेटाइटिस भी दे सकते हैं, ओपी भी दे सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, और बीसीजी भी दे सकते हैं, जिससे आप लोग का जो है यानी बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, इससे जो है बहुत सारे लोगों से बचाव होती है। ओपीवी में आपका पोलियो से बचाव होती है, ठीक है दोस्तों। और डीटीपी में नहीं हो, डीटीपी आप लोग जो है 24 घंटे के अंदर नहीं लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, अस्थायी जो दांतों की संख्या होती है वो आपका कितना होती है? अस्थायी बोला, अस्थायी यानी अस्थायी नहीं बोला, स्टेबल और अनस्टेबल यानी अनस्टेबल टीथ के बारे में बोला है। तो अनस्टेबल जो दांत होती है उनकी संख्या जो होती है वो आपका 20 होती है, ठीक है दोस्तों। कितना होती है? 20 होती है। अस्थायी दांत कितना होती है? 20 दांत होती है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? देखिए, अब बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो खड़ा होने लगता है, तो कितने महीने के बाद वो खड़ा होता है? तो ये आप लोग को पता होगा कि वो बच्चा जो है आपका जो खड़ा होता है तो वो 9 से 12 महीने के अंतर्गत जो है धीरे धीरे खड़ा होने के सहारे में आता है, ठीक है दोस्तों। 6 महीने में तो आप लोग का नहीं हो सकता है, 7 महीने में नहीं हो सकता है, 9 से 12 महीने के अंतर्गत वो क्या हो सकता है कि खड़ा होने के लिए जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरी तरह से खड़ा हो जाएंगे, नहीं, कोशिश करेंगे, यानी धीरे 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 आप लोग का 15 से 17 18 महीने में जो है आपका 1 साल 6 महीने के अंतर्गत जो है वो क्या बच्चे पूरी तरह से खड़ा हो जाते हैं, याद रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व जो है वो आपका विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या वो पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथि या रोग एवं चोट? तो आप लोग को बता दें कि वो आपका धन जो है वो आपका क्या करता है? विकास को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, विवृद्धि से अभी पढ़ाए हैं, विवृद्धि जो होता है उनसे क्या समझते हैं आप? तो विवृद्धि एक ऐसा चीज है जिससे आपका संख्यात्मक विकास होता है। क्या होता है? विवृद्धि, मतलब विवृद्धि क्या हो जाता है कि संख्या का जो है वृद्धि हो जाना, विकास हो जाना, उसे ही विवृद्धि कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर कि निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास जो है कौन नहीं हो सकता है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना। तो आप लोग को बता दें कि क्रियात्मक विकास का जो नहीं है तो वो आपका बोलना, बोलना एक क्रियात्मक विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? अंडा और शुक्राणु जो होता है उनका जो मिलन हो जाता है, देखिए ओवम और अस्पम, ओवम और अस्पम, यानी ओवम हम लोग हिंदी में अंडे बोलते हैं, अस्पम को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों का जब हम लोग संयोजन मिलन कर देंगे तो उससे जो है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। आप लोग 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि निषेचन क्या है, निषेचन किसे कहते हैं? तो आप लोग को याद रखना है कि अंडा और शुक्राणु यानी फीमेल के अंडे और मेल के शुक्राणु यानी स्पर्म दोनों के मिलन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, निम्न में कौन गर्भावस्था परीक्षण है? गर्भावस्था टेस्ट जो है आपका कौन सा होता है? क्या मूत्र की जांच एक गर्भावस्था टेस्ट है? क्या रक्त की जांच, क्या ब्लड का जांच करेंगे तो हम लोग को यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पता चल जाएगा? क्या वजन की जांच करेंगे तो हम लोग को यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पता चल जाएगा? या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर बता दें कि देखिए, जब भी हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनके लिए जो जरूरी है उनका जो है मूत्र का जांच करना जरूरी है। ब्लड का हम लोग जांच करेंगे, क्या आप कोई भी महिला जो है प्रेग्नेंट है उनका अगर ब्लड लेकर के जांच करेंगे तो उससे हम लोग क्या प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये महिला जो है आपका प्रेग्नेंट है? नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वजन, क्या उनका हम लोग माप ले लेंगे कि ये 55 केजी है तो ये प्रेग्नेंट है? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, ओनली उसका मूत्र से हम लोग जांच कर सकते हैं कि वो एक प्रेग्नेंट औरत बन गई है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर,
थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है, उससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो आपको कौन सा होता है? तो थायराइड ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन निकलेगा? ऑब्वियसली जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से हार्मोन, तो वो थायरोक्सिन निकलेगा। थायरोक्सिन, लॉजिक वाली क्वेश्चन, थायराइड से थायरोक्सिन निकलेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? देखिए, नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर कितना घंटा वो सोता है, नींद लेता है। यहाँ देखिए, आप लोग को समझना है, एक बच्चा जन्म लिया किसी भी महीने का, मान लो आज लिया, ठीक है दोस्तों, आज जो है टुडे, यानी आज जो है कोई भी बच्चा जन्म लिया, उस वो जो है उनके 24 घंटे के अंदर, आज यानी अभी जो है आपका जितना भी टाइम हो रहा है, ठीक है, उनका उसी टाइम के अंतर्गत, यानी 24 घंटे के अंतर्गत जो बच्चा सोता है, तो वो कितना घंटा सोता है? तो आप लोग को बता दें कि वो बच्चा जो सोता है ना, 16 से 18 घंटा वो लगातार सोते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 से 18 घंटे के बाद उनका जो है आँख खुलती है। याद रहेगा क्या? जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद उपरांत 24 घंटे में 16 से 18 घंटा जो है वो सिर्फ नींद लेते हैं, सोते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, स्त्रियों के अंडे में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के जो अंडाशय में किसका निर्माण होगा? तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि अंडाशय का बात हुआ तो अंडाणु का निर्माण होगा कि नहीं? फीमेल में जो अंडाशय है उसमें जो है किसका निर्माण होगा? अंडाणु का ही निर्माण होगा ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडा से अंडाणु। लॉजिक वाली क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगा के लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, मोस्ट बीबीए क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़े कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब यहाँ पूछ दिया क्या कि इनमें से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पुरुष जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो आप लोग को बता दें, क्या शुक्राशय पुरुष जनन तंत्र का भाग है, या आप लोग का जो है वो पुरुष जनन तंत्र का भाग है? विल्सन, टेस्टिस, क्या टेस्टिस पुरुष में होता है महिला में होता है? पुरुष में होता है दोस्तों। तो इसका देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि ऑब्वियसली जो होता है वो आपका मेल में होता है। और ऑप्शन डी देखिए, डी में क्या? अंडा से। देखिए, अंडा से जो है क्या है? अंडा से आपका पुरुष में होता है या फिर महिला में होता है? बताए थे कि ओवेरी जो होता है, ओवेरी आपका किस में होता है? तो फीमेल में होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं होगा? अंडा से नहीं होगा ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो है यहाँ 58 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। पूरे वीडियो में एक भी बार लाइक करने नहीं बोले हैं, अभी तो लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जो ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्री है पूरा पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों।